अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करना है। आपने इसमें क्या स्टडी करना है? इसमें आपने देखना है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके अलावा आपने डिफॉरेस्टेशन, इसकी डेफिनेशन, उसके कॉजेज, इफेक्ट्स, उसके अलावा आपने ओवर हंटिंग को भी डिस्कस करना है। ठीक है, एसएलओज में आप क्या सीखेंगे? एसएलओज में सीखेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आए डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशी, कि एक्सटिंक्ट स्पीशी क्या होती हैं, इंडेंजर्ड स्पीशी क्या होती हैं। अकेला भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मीन बाय इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या व्हाट इज़ मीन बाय एक्सटिंक्ट स्पीशी, या आपसे इसका डिफरेंस भी पूछ सकता है। उसके अलावा आपसे पूछ सकता है डिफॉरेस्टेशन क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग से क्या मुराद है। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएलओज में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन, वर्ड कंजर्वेशन से देखें कंजर्व करना। ठीक है, कंजर्वेशन कंजर्व से निकला है। अगर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखें तो हम सबसे पहले उन स्पीशीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे आपने दो डेफिनेशंस हैं जो डिस्कस करनी है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है एक्सटिंक्ट स्पीशी। अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय एक्सटिंक्ट स्पीशी। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशी क्या है? एक्सटिंक्ट, वर्ड एक्सटिंक्ट से ही है, जाहिर हो रहा है कि कोई चीज़ एक्सटिंक्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। A species, अगर इसकी डिफाइन करें तो a species is called extinct when there is no doubt that last individual of that species has died. ऐसी स्पीशी जब कोई डाउट ना आ जाए, कोई शक व शुबा ना रहे कि ये स्पीशी ख़त्म हो चुकी है, इस स्पीशी का कोई भी मेंबर नहीं रहा, तो उस स्पीशी को क्या नाम देंगे? एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट नाम ख़त्म हो जाना, वो स्पीशी जिसका आखिरी मेंबर भी ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए। ठीक है, उसकी आगे क्योंकि अगर आखिरी मेंबर, एक स्पीशी का आखिरी मेंबर भी डेड हो गया है तो उसकी आगे नस्ल तो नहीं प्रोड्यूस हो सकती ना। ठीक है, अगर एक भी मेंबर उस स्पीशी का रह जाएगा तो तब हम उस स्पीशी को एक्सटिंक्ट नहीं कहेंगे। जब ये शक व शुबा ख़त्म हो जाए कि कोई उस स्पीशी का मेंबर नहीं रहा जिंदा, सारे के सारे मर गए हैं, तो तब उसको हम किसका नाम देंगे? एक्सटिंक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है डायनासोर, एक्सटिंक्ट होंगे ना डायनासोर। ठीक है, ऐसी स्पीशी जिसका आखिरी मेंबर भी ख़त्म हो जाए, उस स्पीशी को नाम किसका देंगे? एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेंजर्ड स्पीशी। इंडेंजर नाम से देखें, जो डेफिनेशंस होती हैं ना उसके नाम पे भी गौर किया गया। हर लफ्ज़ का जैसे इंग्लिश के वर्ड्स का मतलब होता है ना, तो इंडेंजर्ड ऐसी स्पीशी जो खतरा है उस चीज़ को। ठीक है, जिसको खतरा है, किससे? A species is called endangered when it is at risk of extinction in near future. ऐसी स्पीशी जिसका फ्यूचर में ये, मुस्तकबिल में ये हमें ख़तरा हो कि ये ख़त्म हो जाएगी, उसके थोड़े मेंबर्स बच जाएं और हमें ये ऐसा लग रहा हो कि ये नेक्स्ट ख़त्म हो जाएगी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, ख़त्म हुई नहीं है लेकिन वो ख़तरे में है, तो उस स्पीशी को क्या नाम देंगे? इंडेंजर्ड स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल इंडस डॉल्फिन। ठीक है, उसको ख़तरा है, उसकी जो तादाद है वो कम से कम होती जा रही है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि एक्सटिंक्ट ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, उनका एक भी मेंबर नहीं रहा, उसको कहेंगे एक्सटिंक्ट। और वो स्पीशीज़ जिनको ख़तरा हो मुस्तकबिल करीब में ख़त्म होने का, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडेंजर्ड स्पीशीज़। क्या कहेंगे? इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है, क्यों हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो कम हो रही हैं, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं या इंडेंजर्ड हो रही हैं। ये सारा कुछ हमारा ह्यूमन बींग्स का इम्पैक्ट है। ह्यूमन बींग्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। उन्होंने जो हमारा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया था, जो अल्लाह ताला ने हमारा सेटअप किया हुआ है, उसमें इंसान अपने चेंजेस कर रहा है, नई से नई चीज़ें तो ईजाद हो रही हैं, हम उस पर खुश हो रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स बायोडाइवर्सिटी, अगर हम इम्पैक्ट देखें बायोडाइवर्सिटी पर ह्यूमन बींग्स के, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज़म हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना पेश आ रहा है।
कई पहले हम देखते थे अक्सर जगहों पे जंगल काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। अब हाँ, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हम जंगलात को कन्वर्ट कर रहे हैं शहरों में। ऐसा हो रहा है ना, जब जंगलात कन्वर्ट हो जाएंगे शहरों में, एक तो हमारे पास जंगलात कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो जब यूटिलाइज ही नहीं हो रही तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ओवर पॉपुलेशन होगी, ठीक है। ये भी हमारे पास इम्पैक्ट है। उसके अलावा हमारे पास जो नेचुरल हैबिटेट था ऑर्गेनिजम्स का, जो वहाँ पे एनिमल्स रहते थे, वो डिस्टर्ब हो गया। जब उनके पास हैबिटेट ही नहीं होगा, रहने के लिए जगह ही नहीं होगी, तो वो भी बेचारे कहाँ जाएंगे। जब उनके लिए रिहाइश का मसला बन रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहे हैं। पहले तो उनके पास इजीली सारा कुछ मुहैया था, खुराक भी मुहैया थी, हैबिटेट भी था, तो वो उनकी तादाद में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही है तो इंसान तो यूटिलाइज करने के काबिल है ना, तो वो क्या करते हैं, जंगलात को कन्वर्ट कर देते हैं शहरी आबादी में। जंगलात में फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं अपने फ़ायदे के लिए कि जहाँ पे वो इंसानों को इफेक्ट करती हैं, तो जंगलात में आबादी कम होती है तो वहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे इस तरीके की आबो हवा क्रिएट हो रही है कि वो जो वहाँ पे रहने वाले विल्ड एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वजूहत है। उसके अलावा ओवर हंटिंग होगी, ज़्यादा ये जो शिकार है लीगल और इलीगल दोनों तरीके से बैन करना चाहिए, जो कि हो रहा है। इसकी वजह से भी, शिकार की वजह से भी जो स्पीशीज़ हैं वो कम से कम होती जा रही हैं। 10,000 years ago there are 5 million people on earth। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 10,000 साल पहले कितने अर्थ पे लोग रहते थे, 5 मिलियन, ओनली 5 मिलियन पीपल लिव्स ऑन अर्थ। कितने साल पहले, 10,000 साल पहले 5 मिलियन लोग रहते थे, जबकि अब अगर हम देखें तो 260,000 पीपल लिव ऑन अर्थ टुडे। अगर अब मोर देन 260,000 पीपल, देखें ना कितनी ज़्यादा आबादी में फ़र्क है। सिर्फ आबादी में फ़र्क, इंसानों की तादाद बढ़ी है तो जगह तो नहीं बढ़ी ना, ज़मीन तो उतनी की उतनी है। तो उन्होंने क्या किया है, जो जंगलात, जो जगह हम फॉरेस्ट में यूज़ हो रही थी, जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही थी, वो जगह अब किस में यूज़ हो रही है, हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इंसानों के रहने के लिए। तो इंसानों के रहने के लिए तो जगह बन रही है, लेकिन जो वहाँ पे विल्ड एनिमल्स रह रहे थे, वहाँ पे जो एनिमल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए मसला बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अगर हम देखें ना तो आपके ये ब्लॉग दिया था, उसमें था कि तकरीबन 260,000 पीपल जो होते हैं वो ऐड होते हैं वर्ल्ड में पर डे। 6,000 पीपल जो हैं वो अर्थ पर रहते हैं। 600 मिलियन पीपल, कितने पीपल हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, 600 मिलियन। पहले ज़मीन पर रहते थे 5 मिलियन पीपल लिव ऑन द अर्थ, अब कितने रहते हैं, 600 मिलियन पीपल लिव्स ऑन द अर्थ। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 600 पीपल अब रहते हैं, पहले कितने रहते थे, 500 मिलियन पीपल। अगर हम देखें, ये आपके पास ब्लॉक में था कि अगर रेशो देखी जाए तो उसमें इस तरीके से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि मोर देन 260,000 पीपल आर एडिड इन वर्ल्ड ईच डे। हर दिन 260,000 पीपल का इजाफा होता है, और हर मिनट के लिए अगर हिसाब लगाएं तो 180 पीपल है, ठीक है। मतलब एक मिनट में 180 अफराद ज़मीन पर आते हैं, जबकि जाने वालों की शरह इतनी तेज़ नहीं है। आबादी बढ़ ज़्यादा तेज़ी से रही है, जबकि उसके कम होने की शरह कम है, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ें ईजाद कर ली हैं, वैक्सीन्स आ गई हैं, उसके लिए जाने वालों की शरह तो कम है, लेकिन आने वालों की शरह की रफ्तार ज़्यादा हो गई है। हैबिटेट लॉस इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। जो हैबिटेट उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है हैबिटेट के बारे में। ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म की रिहाइश की जगह होती है, उसको हैबिटेट का नाम देते हैं। द प्लेस वेयर एनिमल्स आर लिव्स आर कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट जो होते हैं वो, उसका जो लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, इंसानों की वजह से, वो क्या है, थ्रेट है, बायोडाइवर्सिटी के लिए ख़तरा है। अगर हम यहाँ पे स्पीशी की डिस्ट्रक्शन के लिए एक ग्राफ टेबल ड्रा करें तो इस तरीके से, हंटिंग की वजह से 26% और स्पीशी इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी की वजह से 39% डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो हम इनका फॉरेस्ट वगैरह है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अर्बन या एरियाज़ में, वो कितनी है, 36%। और जो दूसरी वजूहतें हैं वो सिर्फ
2% है। ज़्यादा वजूहात क्या हैं डिस्ट्रक्शन के लिए? हंटिंग है, स्पीशी इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी खतरे में है। ठीक है, यहाँ तक हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसी में आगे है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? ठीक है, पहले हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन की तरफ। डिफॉरेस्टेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें हम ये बताते हैं कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। अगर हम एक फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नॉन फॉरेस्ट में, चाहे वहाँ पे हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं या हम उसमें फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं या उसको हम अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन। मतलब एक जो फॉरेस्ट था उसको हम कन्वर्ट कर देंगे नॉन फॉरेस्ट में, तो इसको हम क्या नाम देंगे? डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ये ज़रिया तो बन जाता है ना इंसानों की जगह के रहने का, लेकिन ये बहुत तबाहकुन है क्योंकि एक फॉरेस्ट जो होता है उसको बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा अर्सा लगता है। ये नहीं होता कि आपने ट्री प्लांट किया है तो साल 2 साल में वो ग्रो अप कर देगा, ऐसा नहीं होता। फॉरेस्ट की बिल्डिंग में कई हज़ार सालों लगते हैं, कई हज़ार साल। ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की कटिंग डाउन करें, हम उसको नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, उसको क्या नाम देंगे? डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन के काजेज और फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्या वजूहात है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट को हम क्यों चेंज करें? वजह जब देखो बाजू का ये होता है कि स्लो डाउन होते हैं, मतलब स्लो फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है। स्लो फॉरेस्ट की कटिंग से मुराद क्या? हमें लकड़ी की ज़रूरत है, टिम्बर की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट से लकड़ियाँ काटते हैं। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है। बाजू का ऐसा होता है कि रिहाइश के लिए जगह की ज़रूरत होती है, तो अर्जेंटली फास्ट पैमाने पर वो ट्रीज़ की कटिंग होती है और वहाँ पे ज़मीन में कन्वर्ट करके वहाँ पे अर्बन एरियाज़ के लिए जगह बनाई जाती है, बिल्डिंग शामिल किए जाते हैं। तो वो क्या होती है? फास्ट। 2 तरह की होती है ना, एक स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है और सम टाइम कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग होती है फॉरेस्ट की। ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग जो होती है फॉरेस्ट की वो सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट के लिए ही होती है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए उसकी वसी पैमाने पर कटिंग की जाती है, उसको फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके अलावा इसके कॉजेज में क्या है? फॉर वुड, हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है तो हम फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए हमारी क्योंकि तादाद बढ़ रही है तो ज़रख़ेज़ ज़मीनों के लिए हम फॉरेस्ट की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है, तो वहाँ से दरख्त वगैरह कटिंग करके वहाँ उस ज़मीन को, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है, वाइल्ड प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वाइल्ड प्लांट की जगह पे हम लोग क्या ग्रो करते हैं? अपने लिए फसलें वगैरह, क्रॉप्स जिनसे हम न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं वो ग्रो करवाते हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है। और अर्बन डेवलपमेंट, जब मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि शहरी ज़िंदगी के लिए हमारे पास जगह कम हो रही है तो हम लोग दूसरे इलाके भी यूटिलाइज कर रहे हैं। अफेक्ट देखें तो अफेक्ट एन अमाउंट ऑफ वाटर ऑन सॉइल मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। आपको पता है जो दरख्त होता है उसकी जो रूट्स होती हैं ना वो ज़मीन के अंदर होती हैं। जितना दरख्त ऊपर होता है उससे ज़्यादा रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं। रूट्स क्या करती हैं? ज़मीन की जो मिट्टी होती है उसको पकड़ के रखती हैं, उसके अलावा मॉइस्चर जो होता है वो उसको स्टोर करके रखती हैं। जब फॉरेस्ट नहीं होंगे, जब वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगी, जड़ें नहीं होंगी, तो वो क्या होगा? जो ज़मीन का जो मॉइस्चर है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं स्टोर कर सकेंगे, मिट्टी जो है वो भी उधर उधर उड़ती रहेगी। अब देखिए जो ऐसे मैदान होते हैं वहाँ पे अगर हवा चले तो ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। रेतीले इलाके में जाएं, डेजर्ट में जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा मिट्टी उड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम ट्रीज़ होते हैं। अगर हम जंगलों वगैरह में जाएं वहाँ पे इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं उड़ती। क्यों नहीं उड़ती? क्यों? वजह उड़ती तो है लेकिन इतनी नहीं उड़ती। इसलिए नहीं उड़ती क्योंकि वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं उन्होंने उस जो सॉइल होती है उसके मॉइस्चर को होता है अब्जॉर्ब किया होता है, वो मॉइस्चराइज होती है, वो एक जगह पे इकट्ठी होती है अपनी जगह पे। सबसे मेन इफेक्ट यही है। उसके बाद हम देखें और भी काफ़ी सारे इफेक्ट हैं। नॉट रेज टू कीप सॉइल इन प्लेस, चांस ऑफ सॉइल अरेन। सॉइल अरेन का जो चांस होता है, सॉइल वाइड स्प्रेड करती है, इसकी वजह से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती रहती है। सॉइल अरेन एक बेसिक वजह है।
वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रही है, फॉरेस्ट है नहीं, वहाँ पे ट्रीज़ है नहीं जो उसको स्टोर कर सकें, फिर वो एक इधर उधर फिरती रहती है। हैवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स। जब रेनफॉल होगी, हैवी रेनफॉल होगी, तो सॉइल रेन के साथ, बारिश के पानी के साथ ही वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती रहेगी, तो ये भी सॉइल इरोजन में आ जाएगा। डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, लेस क्लाउड फॉर्मेशन। ट्रांसपायरेशन का अमल जो होगा वो भी कम हो जाएगा। उसके अलावा ट्रांसपायरेशन जब कम होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी, रेनफॉल ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो ये हमने बताया कि हैवी रेनफॉल होते हैं उसके साथ मिट्टी जो है वो चली जाती है, तो ये जो मिट्टी वगैरह वाला पानी जो होता है वो कहाँ पे जाके गिरता है, रिवर्स में जाके गिरता है ना। तो ये जो सिल्टेड वाटर होता है जब ये डैम्स में जमा होना शुरू हो जाता है तो डैम्स की वर्किंग ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से डैम जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं वो भी सही तरीके से प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकते और एट द एंड ख़राब हो जाते हैं। रिड्यूस द स्टोरेज कैपेसिटी, ये जो सिल्टेड वाटर होता है वो स्टोरेज कैपेसिटी और डैम जो होता है उनको भी रिड्यूस कर देता है। ये तो हमारे पास थे इफेक्ट्स, मेन इफेक्ट जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अफेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन सॉइल, मॉइस्चर इन एटमोसफेयर। वाटर जो होते हैं सॉइल में उसको अफेक्ट करते हैं, उसके अलावा मॉइस्चर जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट है उसको अफेक्ट करती है। नॉट ट्रीज टू कीप सॉइल इन प्लेस, चांस ऑफ सॉइल erosion इज इंक्रीज्ड। हैवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर। हैवी रेन की फॉल की वजह से जो सॉइल होती है वो रिवर्स में चली जाती है। डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, लेस क्लाउड फॉर्मेशन। सिल्टेड वाटर स्टोर्ड इन डैम रिड्यूस द स्टोरेज कैपेसिटी। जो सिल्टेड वाटर होता है स्टोर होता है डैम्स में, तो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है डैम्स की वो भी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवर हंटिंग। हंटिंग कहते हैं शिकार करने को, इससे आप लोग सब वाकिफ़ हो। ओवर हंटिंग, ज़्यादा हंटिंग की जाती है। अगर देखा जाए तो हंटिंग ज़्यादातर बैन है, लेकिन इलीगली या इलीगली काफ़ी लोग करते हैं हंटिंग, जिसकी वजह से ये जो हमारे 20 यहाँ पे मैंने आपको परसेंटेज बताया 26% जो डिस्ट्रक्शन है बायोडाइवर्सिटी की वो किसकी वजह से हो रही है, हंटिंग की वजह से। वैसे तो ऐसे कानून बनाने चाहिए गवर्नमेंट को जिसकी वजह से ये हंटिंग जो है वो बैन हो जाए, ताकि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो इंडेंजर्ड सूरत हाल में हैं वो बच सकें और उनको हम प्रिजर्व कर सकें, सेव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग देख लें। क्वेश्चन है आपके पास, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। आप इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बुक में भी लिखे हुए हैं, इंटरनेट से भी सर्च करनी है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नेम बताने हैं, राइट करने हैं। ठीक है, डायरी है आपकी चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 39 to 46। ये था हमारा यहाँ तक टॉपिक। ओके क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।